So now let's consider the greedy problems in DSA. So let's start with this simple example that you're given an array AR of length n consisting of a cost of n twice and an integer k depicting the amount with you. Your task is to find the maximum number of toys you can buy with k amount. यहाँ पे ये नहीं दिया है कि किसी भी टॉय की वैल्यू डिफरेंट है, लाइक उसको परचेज करने की कॉस्ट डिफरेंट है, बट उससे जो बेनिफिट होता है उसके बारे में कुछ नहीं है, तो मेरे को खाली उसको मैक्सिमाइज करना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा है कि अगर मैक्सिमाइज करना है तो सबसे कम कॉस्ट वाले सबसे पहले खरीद लो। बट हाउ डू यू प्रूव इट, लाइक इन जनरल प्रोग्रामिंग में डीएसए में तो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लाइक प्रूफ ऑफ करेक्टनेस नहीं होता है, सॉरी। दैट मीन्स आपने एक सॉल्यूशन दिया, अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन देखे हैं उसमें एक सॉल्यूशन बताते थे तो उसको प्रूफ नहीं करना पड़ता था, क्योंकि अगर वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे मैच कर रहा है सॉल्यूशन देन यूजुअली वो सही होता था। बट इसमें ग्रीडी की जो पैटर्न होती है वो थोड़ी स्पेशल होती है, इसमें हमें प्रूफ करना पड़ता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हम सबसे ईज़ीएस्ट लुकिंग थिंग को ले रहे हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सबसे कम वैल्यू वाली चीज़ को ले रहे हैं, सो यू हैव टू प्रूफ इट कि ये लेने से जो फाइनल आंसर मिलेगा वो ही बेस्ट आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। सो अगर दूसरे पैटर्न से कंपेयर करें, डायनेमिक प्रोग्रामिंग में सारे सॉल्यूशन कंसीडर करके देखते थे, जस्ट कि अगर कोई सिमिलर होते तो उनको रीयूज़ कर लेते थे। बैक ट्रैकिंग में भी ऐसा ही था, और इसके अलावा ब्रेथ फर्स्ट सर्च में भी सारा स्टेट स्पेस को सर्च करते थे एक्सप्लोर करने के लिए। बाइनरी सर्च में हम एक एक करके रिजेक्ट कर देते थे, तो उसमें प्रूफ ऑफ करेक्टनेस होता था, वैसे वो हिडन होता था। खाली हर बार नहीं किया हमने, स्टार्टिंग में बस फर्स्ट टाइम देखा था कि हम मिड पॉइंट को सर्च करते हैं और उसमें प्रॉपर्टी खाली इतनी होती है कि वहाँ पे एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, लाइक उसके बाद से सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। जो फर्स्ट बैड वर्जन में हमने ये एग्जांपल देखा था, तो उसमें मिड को देखते थे और मिड अगर गुड होता था और तो हम ये कंसिडर कर लेते थे कि लेफ्ट में भी सारी चीज़ें गुड होंगी, फर्स्ट बैड वर्जन कहीं राइट साइड में ही मिलेगा, इसलिए लेफ्ट स्पेस को सर्च करने के लिए डिस्कार्ड कर देते थे, खाली राइट हाफ ऑफ द सर्च स्पेस को कंसिडर करते थे। बट ग्रीडी में यही प्रॉब्लम है कि एक तो जो क्वेश्चन है उसको देख के डिसाइड करना कि कौन सा पैटर्न लगेगा, और उसमें भी अगर बाकी सारे ट्राई करके देखने हैं वो नहीं लगते हैं तो एक बार ग्रीडी भी चेक करके देखना है। बट अगर ग्रीडी पे आते हैं तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने का मोस्टली वन वे ही होता है, एट मैक्स दो। एक मेजरली क्वेश्चन फर्स्ट वाले तरीके से हो जाएंगे, कभी कभार सेकंड वाले पे जाना पड़ेगा, विच इज़ इन जनरल चेकिंग ऑल ऑप्शन ऑन पेन एंड पेपर, नॉट इन द कोड। यू चेक ऑन द पेन एंड पेपर कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। ऑप्शन मीन्स अगर तुम्हारे पास एन आइटम्स दिए हैं उसमें से किस प्रॉपर्टी पे पिक करना बेस्ट ऑप्शन है, उसको कॉपी पे लिख के देखो कि सबसे मिनिमम वाला सबसे पिक करना अच्छा है या मैक्सिमम वाला, और उससे जो फाइनल आंसर आएगा दो या तीन में वो ही सही होगा सबके लिए। तो ये तो ग्रेडी अप्रोच हुई, ये ही उसका सॉल्यूशन एंड प्रूफ ऑफ करेक्टनेस होगी। सो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक एक करके फिर देखेंगे कि जो मेन वाला है जो सारे में लगता है वो इन जनरल वो क्या होता है। इसमें मेरे को खाली इतना करना है कि सबसे मिनिमम प्राइस वाले सबसे पहले लेने हैं, तो उसके लिए मैं एरे को सॉर्ट कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो छोटे वाले सबसे पहले रहेंगे, और बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग का जो ऑर्डरिंग होती है जावा में वो इंक्रीजिंग ही होती है, तो यहाँ पे कोई कंप्यूटर देने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इटरेट करता हूँ सारे टॉयज़ पे एक एक करके, आई प्लस प्लस, एंड देन इफ़ जो टॉय मेरे को बाय करना है उसका प्राइस इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जितना प्राइस मेरे पास अवेलेबल है उसके बराबर है, सो आई विल परचेज दैट टॉयस, एंड बाय परचेसिंग दैट toy I'll have to spend the money that I have, so my money will be decreased by the cost of that toy, and I will also increase the number of टॉयज़ आई हैव बाय वन, बिकॉज मैंने एक परचेज कर लिया।
सो मेरे को नंबर ऑफ टॉयज़ भी स्टोर करके रखना पड़ेगा. नंबर ऑफ टॉयज़, इट विल स्टार्ट विथ 0 and then finally I can return the number of toys here and I can submit it. So implementation तो usually बहुत easy होता है greedy का. जस्ट उसका एक तो ये निकालना कि कौन सी प्रॉपर्टी पे ग्रीडी होना है और दूसरा उसको प्रूव करना कि इस पे ग्रीडी होके वो सही चलेगा इज़ द डिफ़िकल्ट पार्ट. एक छोटा सा और ऑप्टिमाइजेशन इसमें कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं टॉयज़ के, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस टॉय का प्राइस ज़्यादा होगा जो मनी मेरे पास है उससे, तो उसके राइट साइड में और जितने भी टॉयज़ होंगे उन सबका भी ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा सिंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है. तो सबसे पहला पॉइंट जो ऐसा मिलेगा जिसमें टॉय का कॉस्ट इज़ मोर देन द मनी आई हैव, उसके आगे और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है. सो अगर मनी जो मेरे पास उससे कम प्राइस है तब तो उसको परचेज करो, और अगर नहीं है सो यू कैन स्टॉप देयर दैट यू हैव परचेज्ड इनफ टॉयज़. द मनी you have cannot purchase any more toy for you. So if I submit this should work fine. So it's accepted. जो मैं तरीका बता रहा था ग्रीडी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो इन जनरली ऐसा होता है. किसी प्रॉपर्टी पे ग्रीडी होके देखो. सो यहाँ पे तो एक ही प्रॉपर्टी थी, वो थी कॉस्ट, तो उसको मैंने ग्रीडीली पिक किया. ग्रीडी मतलब ये होता है कि आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें इमीडिएटली सबसे अच्छा जो दिख रहा है उसको पिक कर लो. तो इमीडिएटली जब एरे को देख रहे हैं तो उसमें ग्रीडीली मीन्स एक स्टेप जो ले रहे हो उस पर ग्रीडी होना. दैट मीन्स एक स्टेप जो ले रहे हो सिर्फ उसको ऑप्टिमाइज करना, और उसके लिए यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टॉय खरीदने के लिए वो वाला ऑप्शन चूज़ किया जो सबसे कम प्राइस का था. दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड ग्रीडी अप्रोच. इसके अलावा हाँ, सो दूसरा जो इसको प्रूफ करने का कॉन्सेप्ट होता है वो ऐसा होता है कि आप एक सॉल्यूशन बनाओ या एक चॉइस पिक करो एंड देन उसको स्वैप करके देखो एक दूसरी अप्रोच के साथ में. एंड अगर दूसरी अप्रोच से आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो ख़राब ही होता है, लाइक इट्स वर्स, देन यू कैन से द ऑप्शन मैंने जो पहले पिक किया था वो बेटर था, एंड दैट इज़ द प्रूफ ऑफ करेक्टनेस. प्रूफ ऑफ करेक्टनेस इज़ बाय कॉन्ट्राडिक्शन. सो फॉर ये एग्जाम्पल है, तो इसमें मेरे को इन्होंने बोला कि एन एरे दिया है. सो ये वाला एग्जांपल देखते हैं जो इन्होंने दिया है. ये वाले कंसिडर कर सकते हैं. ठीक, इसमें मेरे पास 50 रुपये हैं. तो इन्होंने कौन कौन से टॉयज़ लिए हैं, 1, 5, 10 एंड 12. तो इन्होंने भी स्मॉल वाले लिए हैं. 111, 200 एंड 1000 वाले छोड़ दिए हैं. तो प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ऐसे ही कर सकते हैं कि लेट्स से ये 1, 5, 10 और 12 मैंने अपना फाइनल आंसर रखा. अब इसमें से किसी एक को तुम स्वैप करके देखो जो नहीं लिए हैं उसके साथ में. सो यू वोंट बी एबल टू बाय 4 टॉयज़ एट ऑल. अगर उनका प्राइस लेट्स से एक यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ये भी होता जो 12 से ज़्यादा लेट्स से 20 का है, तो भी मैं उसको बाय करके कोई फ़ायदा नहीं होता मेरे को. नंबर ऑफ़ टॉयज़ तो मेरे एक ही बढ़ते, बट जो मेरी कॉस्ट स्पेंड हुई है वो ज़्यादा हो जाती है, और मेरे को कॉस्ट कम करनी है क्योंकि मेरे पास मनी लिमिटेड है और मेरे को सिर्फ नंबर ऑफ़ टॉयज़ को इंक्रीज़ करना है. सो इसीलिए इसका प्रूफ ऑफ करेक्टनेस ये होगा कि कम प्राइस वाले लो, उसको एक ज़्यादा प्राइस वाले के साथ स्वैप करके देखो, एंड यू वोंट गेट एनी बेनिफिट, ओनली गेट loss. So this is why it's best idea to sort in ascending order and take the smallest price one first as much as you can. So ये आइडिया को हम थोड़े और दूसरे क्वेश्चन में भी देखेंगे, so it will get more clear. Yes, so you are given an integer array prices where prices I is price of given stock on ith day. On each day you may decide to buy and or sell the stock. You can only hold at most one share of stock at any time. However, you can sell and buy the stock multiple times on the same day. It doesn't make any sense क्योंकि अनलाइक रियल स्टॉक मार्केट इसमें एक दिन का प्राइस फिक्स रहता है, तो उसमें करते रहो कितने भी बाय एंड सेल. एक बाय करके उसी दिन सेल कर दिया तो उसका नेट बेनिफिट ज़ीरो हुआ, एंड वी डोंट केयर अबाउट दैट. हमको खाली प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. सो इस स्टेटमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है मेरे को. ensuring you never hold more than one share of stock, find and return the maximum profit you can achieve.
सो लेट्स सी कि इसको कैसे कर सकते हैं। बाय एंड सेल स्टॉक्स टू, बाय एंड सेल स्टॉक से एक्चुअली 5-6 कुछ उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन है आई थिंक। सो लेट्स से ये मेरा ग्राफ है स्टॉक प्राइस का ऑन द फर्स्ट डे और ऑन आईएथ डे उसका कुछ प्राइस था। नेक्स्ट जेथ डे पे जाके वो इंक्रीज़ हो गया, फिर केथ डे पे डिक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ होके कहीं पहुंचा एंड देन फिर एलेथ इंडेक्स पे, एलेथ लोकेशन पे वो इंक्रीज हो गया, इतना इंक्रीज हो गया कि ए आर आर ऑफ जे से भी ज़्यादा हो गया है एंड देन फाइनली थोड़ा सा डिक्रीज भी हो गया। सो ये इन जनरल पैटर्न ऐसा ही रहेगा, ऊपर नीचे ही होंगे और इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, तो सर्कुलर कुछ हो नहीं सकता। वो जो ग्राफ होता है जस्ट गोज अप एंड डाउन इन द स्टॉक मार्केट में भी, जो लोग स्टॉक मार्केट करते हैं उनको और अच्छे से पता होगा। बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये इतना ही है, ठीक। अनलाइक रियल स्टॉक मार्केट, वैसे इसमें एक दिन में मल्टीपल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ये अक्रॉस द डेज वाला ही है। सो अब मेरा कहना ये है कि किसी भी डे से जब आप स्टार्ट कर रहे हो और आगे के भी आपको पता है, सो अगेन अनलाइक रियल स्टॉक मार्केट, यहाँ पे मेरे को आगे की भी प्राइस पता है। पूरा एरे का एक्सेस है ना मेरे पास, तो मेरे को खाली एक पॉलिसी ऐसी डिसाइड करनी है कि क्या करूँ कि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। सो उसके लिए क्या देख सकते हैं हम, मैं कहता हूँ कि जिस जिस दिन भी प्रॉफिट हो पीक पे, सॉरी जिस दिन भी प्राइस हो पीक पे उस दिन हम सेल करेंगे, और जिस दिन वो वैली में हो दैट मीन्स डिप हो, उससे पहले भी कम था, उसके पहले भी ज़्यादा था और उसके बाद भी ज़्यादा है, दैट्स अ वैली। सो उस दिन हम बाय करेंगे। और पीक जो होती है वो ये है कि उससे पहले भी कम था और उसके बाद भी कम हो जाता है, इस दिन पीक प्राइस पे इस दिन हम सेल करेंगे। दिस इज़ अगेन ग्रीडी अप्रोच कि मैं जिस दिन मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिल रही है सेल करके उस दिन मैं सेल कर रहा हूँ, और जिस दिन में मेरे को मिनिमम कॉस्ट लग रही है परचेज करने में उस दिन में मैं परचेज कर रहा हूँ। सो ये तो मैंने पॉलिसी एक डिसाइड करी कि ऐसे मैं ग्रीडी करूँगा, अब मेरे को उसको प्रूफ करना है। सो मेरी पॉलिसी के हिसाब से मैं आई पे बाय करूँगा, जे पे सेल कर दूंगा, के पे अगेन बाय करूँगा एंड एल पे अगेन सेल कर दूंगा, एंड देन एम पे बाय करूँगा एंड देन फ्यूचर में जब भी सेल करना होगा वो करेंगे। सो एक चीज़ ये और नोटिस करना ज़रूरी है कि अगर मैंने किसी दिन बाय करा हुआ है और फ्यूचर में कभी उसको सेल करने का नहीं मिला, सो डोंट बाय दैट लास्ट वाला। सो अगर इम्प्लीमेंटेशन इस टाइप की होती कि हम पीक्स एंड वैलीज निकाल रहे हैं और लास्ट में एक वैली है, तो वी डोंट बाय ऑन दैट डे, क्योंकि फ्यूचर में सेल करने मिलेगा नहीं। बट इसका इम्प्लीमेंटेशन और सिंपलर होता है, तो पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाए उसके बाद में हम देखेंगे। सो ये पॉलिसी के हिसाब से जो मैं ये करूँगा, मेरे को एक कॉन्ट्राडिक्शन करना है। लेट्स से ये मैंने पॉलिसी बनाई और मैं कहता हूँ मैं नहीं मानता इसको, मेरे हिसाब से किसी एक दिन में बाय करो और जो पीक आएगी उस पर सेल मत करो, होल्ड कर लो, और जो दूसरी उससे भी ज़्यादा पीक आएगी उस पर सेल करो। तो ये प्रूफ करना है क्या इससे फ़ायदा होगा, या फिर इस पीक पे सेल कर दो फिर अगेन नेक्स्ट वैली पे बाय करो और पीक पे सेल करो उससे फ़ायदा होगा। तो ये दो ऑप्शंस मेरे को कंपेयर करके देखने हैं। अगर इसमें से जो भी बेटर ऑप्शन आ गया वो इन जनरल मेरी पॉलिसी रहेगी उसको ख़रीदने की। और इसके अलावा दूसरी भी कंसिडर करके देख सकते हैं पॉलिसी, बट हमेशा उसमें जो भी एक सेट ऑफ पीरियड में प्रॉफिट होगा उसको हम मेरी जो बताई पहली वाली पॉलिसी उससे कंपेयर करके देखेंगे। हमेशा जो मैंने पॉलिसी बताई है वैली पे ख़रीदना और पीक पे सेल कर देना, हमेशा इट विल गोइंग टू बी बेस्ट। बट हम जो अभी मैंने दो बताए उसमें कंसिडर करके देखते हैं। सो इन दोनों केसेस में क्या एक्चुअली में वो होंगे प्रॉफिट्स होंगे। सो जैसा मैंने कहा था कि आई पे ख़रीदा और जे पे सेल कर दिया तो प्रॉफिट होगा ए आर आर ऑफ जे माइनस ए आर आर ऑफ आई। एक तो ये, और दूसरा अगेन ये दूसरा जो ट्रांजेक्शन हमने किया था बाय एट के एंड सेल एट एल, सो उसमें प्रॉफिट होगा एल माइनस के, और ये हमको पता है दोनों पॉजिटिव नंबर है क्योंकि हमने हायर प्राइस पे सेल किया है और लोअर प्राइस पे बाय किया था, राइट। इन दोनों का सम जो होगा वो टोटल प्रॉफिट होगा पहली वाली पॉलिसी में। और दूसरी वाली पॉलिसी मैंने क्या बोली थी, होल्ड करने की, जिसमें मैं आई पे बाय करता हूँ और सेल एल पे करता हूँ, जे को और के को मैं स्किप कर देता हूँ। जे पे सेल करना जो एक पीक थी और के पे बाय करना जो एक वैली थी, ये स्किप कर दिया।
होल्ड करके रखा, तो उसमें जो प्रॉफिट होगा वो होगा ए आर आर ऑफ एल माइनस ए आर आर ऑफ आई, राइट। अब मेरे को इनको कंपेयर करना है, जो भी साइड इनमें से बड़ी आएगी वो होगी बेटर पॉलिसी। सो ए आर आर ऑफ एल तो कैंसिल हो गया, आई थिंक ए आर आर ऑफ आई भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में सेम चीज़ हमने दोनों पॉलिसीज़ में करी हैं, आई पे बाय करा ही था दोनों साइड में और एल पे सेल करा ही था। सो कंपेरिजन बचेगा ये जे और के का, राइट। सो जे और के में कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है। AR of J is bigger, obviously it is bigger because it was a peak, इसके बाद में वैली ही आई थी, और इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि ARR of K कभी भी बड़ा हो जाए, क्योंकि J के बाद में वैल्यू गिर ही रही है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में उसको इंक्रीज होना पड़ेगा J से आगे जाने के लिए, और जिस भी पॉइंट से इंक्रीज होना चालू हो जाएगा वो अगेन वैली बन जाएगी, एंड दैट विल बी द K। सो ARR of J के बाद में it has to be a number which is less than ARR of J, because it's a peak, and it is not possible to have a number greater than ARR of J after J, unless you start your ascend again, because ARR of J के बाद में descent start हो गया है, जब तक ascend start होगा नहीं ARR of J से ऊपर पहुंच नहीं पाएंगे, और वो ascend start करने के लिए have to make a valley which is the number K. So it's always the case that left side is going to be bigger. So सिंस सेकंड एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड बिगर आ रही है, फर्स्ट एक्सप्रेशन में जो पहला वाला था ये हमेशा बड़ा होगा ये दूसरे वाले से। सो हमेशा पॉलिसी वन इज बेटर, विच इज यू ऑलवेज बाय एट वैली एंड सेल एट पीक, ठीक। सो ये तो हमारी पॉलिसी हो गई। इसके अलावा मैं ऐसा इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ कि सारी पीक्स निकालूं, सारी वैलीज निकालूं, पीक्स को प्लस कर दूं, वैलीज को माइनस कर दूं, और लास्ट वाली वैली को हटा दूं। बट इससे सिंपलर इम्प्लीमेंटेशन होता है विच ऑल्सो गिव्स द सेम आंसर, दैट किसी भी पॉइंट ए आर आर ऑफ आई पे जाके देखो और उसके जस्ट नेक्स्ट डे पे देखो, अगर प्राइस बढ़ा है सो यू सेल एट दैट डे, आई पे बाय करना है, आई प्लस वन पे सेल कर देना है, एंड देन फिर आई प्लस वन पे अगेन बाय कर लेना है अगर आई प्लस टू पे फिर से प्राइस बढ़ रहा है। सो जस्ट नेक्स्ट डे को अपने देखना है, और नेक्स्ट डे पे अगर प्राइस बढ़ा है तो आज खरीद लो और कल बेच देना। दिस इज़ एज सिंपल एज कि अगर रियल लाइफ में आपको पता होता कि कल किसी चीज़ का प्राइस बढ़ने वाला है, तो आज आप उसको खरीद लेते और कल बेच देते, as simple as that, and that will give the same answer as policy what we just discussed. क्यों? क्योंकि यहाँ से इंक्रीजिंग प्राइस में जितने भी प्रॉफिट आ रहे हैं वो हम बुक करते जा रहे हैं, और जैसे ही ARR ऑफ J किसी पीक पे पहुंचे उसके नेक्स्ट डे पे प्राइस ड्रॉप होने वाला है, सो दैट डे वी विल नॉट बाय एनीथिंग, क्योंकि नेक्स्ट डे में प्राइस कम मिलेगा। सो वी होल्ड ऑन दैट, के तक रुकेंगे, के पे अगेन सेम पॉलिसी स्टार्ट कर देंगे, अगर के प्लस वन इज ग्रेटर देन ARR of K, so you start buying at ARR of K and sell at K plus 1, then again buy at K plus 1, sell at K plus 2 and so on जब तक L नहीं आता। सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो ये वाले इससे क्लियर है, बट इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो सेकेंड मेथड बनाई वो ज़्यादा क्लियर रहती है, विच वी कैन सी सेकेंड। ओके, yes, so just iterate on all the prices, answer is the final profit। वन से स्टार्ट किया, वन पे सेल करने का डिसाइड करेंगे, और आई माइनस वन पे बाय करने का डिसीजन लेंगे, उसको फुल प्राइस डॉट लेंथ तक इटरेट कर रहे हैं। अगर आज का प्राइस बढ़ा है कल से, तो हमने ये डिसाइड किया कि कल हमने लिया था, ये हमारा सारा ऑफलाइन डेटा है ना, तो हमको सब पता है पीछे क्या था आगे क्या था, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। बट अगर रियल लाइफ में ये मेरे को पता हो कि आज का प्राइस ज़्यादा है कल से, तो मैं पास्ट में जाके बाय नहीं कर सकता, बट गिवन दिस क्वेश्चन आई कैन डू दैट। सो वंस आई डिसाइड दैट, सो आई हैव डिसाइडेड दैट आई माइनस वन पे मैंने उसको बाय किया था और आई एथ डे पे उसको सेल कर दिया, सो उससे जो प्रॉफिट होगा दैट इज एडेड इन द फाइनल आंसर, एंड देन आई कैन फाइनली रिटर्न इट। अगेन ये आइडिया वही था कि एक पॉलिसी बनाई, उसको दूसरी किसी भी पॉलिसी से चेक करके देखेंगे, एंड दूसरी पॉलिसी प्रूफ
कॉन्ट्राडिक्शंस लाइक वो गलत आएगी, उसका बेनिफिट उतना नहीं होगा. सो इट विल बी प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन दैट पॉलिसी दैट वी हैव डिसाइडेड इज द मोस्ट ऑप्टिमल वन. एक और ये थोड़ा सा जनरल आइडिया है ग्रीडी का. अम, इसमें भी प्रूफ वैसे ही है कि हम एक पॉलिसी डिसाइड करेंगे एंड देन उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करने का ट्राई करेंगे. सो यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटरवल्स this where interval of I is equals to start I and end I. Return the minimum number of intervals you need to remove to make the rest of the interval non-overlapping. Note that the intervals which only touch at a पॉइंट आर नॉन ओवरलैपिंग. सो अगर एक 4 पे ख़त्म होता है दूसरा 4 पे स्टार्ट होता है तो दे आर नॉट ओवरलैपिंग, वी कैन कीप देम. फॉर एग्जांपल 1 2 एंड 2 3 आर नॉन ओवरलैपिंग. सो ये भी उन्होंने दे दिया है. यस, नाउ लेट्स सी इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है. सी सब अब हम थोड़ी सी गलत पॉलिसीज बना के देखते हैं. सो लेट्स से सबसे पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं छोटे वाले इंटरवल्स ले लूँगा सारे. सो इस केस में ये दोनों बड़े हैं, ये एक छोटा है. अगर मैंने ये ले लिया तो मैं ये दोनों नहीं ले पाऊँगा. सो ये पॉलिसी फेल हो गई. मतलब अभी मैं एक ही ले पाया, जबकि अगर मैं इन दोनों बड़े वालों को लेता तो इन दोनों को ले लेता, वो नॉन ओवरलैपिंग थे. उसमें मैं 2 ले पाता, अभी मैं सिर्फ एक ही ले पाया. ठीक. ये पॉलिसी नहीं वर्क करी तो एक दूसरी पॉलिसी लगाते हैं कि मैं स्टार्ट पॉइंट से लेता हूँ. इसमें अगर स्टार्ट पॉइंट से लेता तो हो जाता ना, बट लेट्स से मैंने स्टार्ट पॉइंट से लिया तो ये वाला उसका काउंटर एग्जाम्पल है. सो दिस इज़ अनदर वे कि एक पॉलिसी बनाओ, उसका काउंटर एग्जाम्पल बना दो, जिससे एक छोटे उसमें वो वर्क नहीं करेगा, छोटे पे वर्क नहीं करेगा, दैट मीन्स इट्स नॉट करेक्ट पॉलिसी. तो इसमें जैसे स्टार्ट पॉइंट से सॉर्ट किया तो मैंने ये बड़ा वाला ले लिया एक, तो अब मैं इन दोनों को नहीं ले पाऊंगा. सो अगेन दिस वन इज़ ऑल्सो नॉट अ करेक्ट पॉलिसी, स्टार्ट पॉइंट पे सॉर्ट करना. अब थर्ड एक बचा कि एंड पॉइंट पे सॉर्ट कर सकते हैं. अब वो क्यों होता है एग्जैक्टली, मैं आई मीन सारी चीज़ों पे हम इटरेट करके देख रहे थे, उसमें से एक ये भी आया एंड दिस टर्न्स आउट टू बी ट्रू. कैसे इसी पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं इज़ नॉट पॉसिबल, बट सारे ऑप्शंस पे इटरेट करके हम इस पे आ सकते हैं और फिर इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ ये लेने से हमेशा हमारा आंसर सही रहेगा, जिसको हम देखेंगे. बट उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं. सो लेट्स से ये मेरे पास सारे इंटरवल्स थे, इनको मैंने एंड पॉइंट पे सॉर्ट कर रखा है. अब मैं कैसे उसको कंसीडर करता हूँ कि एक इंटरवल को ले लेता हूँ और उसके बाद जितने इंटरवल उससे ओवरलैप कर रहे हैं उन सबको रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यही करना है कि नॉन ओवरलैपिंग लेने हैं. नॉन ओवरलैपिंग वाले मैं सारे ले लूँगा, तो जिनको नहीं ले पाया उनको रिमूव करने से जो बचेंगे वो नॉन ओवरलैपिंग बचेंगे. एंड दैट इज़ द क्वेश्चन कि आपको मैक्सिमम ले लेने हैं. मैक्सिमम ले लोगे तो मिनिमम रिमूव करने पड़ेंगे. क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मिनिमम नंबर ऑफ रिमूवल, मिनिमम रिमूव करना मतलब मैक्सिमम ले लेना. सो इसीलिए वही मैं कर रहा हूँ. अब मैं एक इंटरवल को ले लेता हूँ, तो उसके बाद ये 1 2 और ये 3 ये सब उससे ओवरलैप कर रहे थे, तो उनको मैं नहीं ले पाऊँगा. फिर 4 को ले सकता हूँ क्योंकि उसके सिर्फ एंड टच कर रहे हैं. ये भी उन्होंने बोला था क्वेश्चन में कि एंड अगर 4 और 4 टच कर रहे हैं दैट इज़ फाइन, दे आर नॉट ओवरलैपिंग. फिर इसको ले लिया तो ये 5 वाला नहीं ले पाऊँगा. फिर 6 को ले सकता हूँ क्योंकि ये 5 वाला रिजेक्ट कर दिया है मैंने. 7 नहीं ले सकता बट 8 ले लूँगा. एंड अब मैंने ये 4 इंटरवल ले लिए एंड दैट्स द मैक्सिमम आई कैन टेक. एनी विथ एनी अदर चॉइस आई विल नॉट बी एबल टू टेक एनी मोर देन दिस. दैट इज़ अ क्लेम. इसका प्रूफ क्या है वो हम अभी एक सेकंड में देखेंगे. ठीक. सो लेट्स ट्राई टू सी सम अदर ऑप्शन इफ आई हैड पिक्ड. अगर मैं ये 1 ले लेता या 2 ले लेता तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे 4 तक का जो बाउंड्री है वो ब्लॉक होती, उसके बाद के मैं सारे ही ले लेता तो वो अगेन मैं 4 ही ले पाता.
क्या लेफ़्ट साइड में उसमें कोई फ़र्क पड़ता? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि भले ही मैंने एक ऐसा लिया जो 4 पे ख़त्म हो रहा था और पीछे साइड में मैक्सिमम था। सो समवन माइट थिंक कि तो उसके कारण मैं लेफ़्ट वाले कोई ऐसे नहीं ले पाऊँगा इंटरवल। बट देयर कैन नॉट बी एनी इंटरवल्स व्हिच आर ऑन द लेफ़्ट साइड हुज़ एट लीस्ट एंड पॉइंट इज़ बिफोर दिस 4, क्योंकि मैंने एंड पॉइंट पे ही सॉर्ट कर रखा है। सो ये सबसे पहले इंटरवल मिल ही वही रहे हैं जिनका एंड पॉइंट सबसे पहले ख़त्म होता है। सो इसीलिए इट डजेंट मैटर कि लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे ख़त्म होती है, ज़ीरो लेने से और 1 लेने से डजेंट मेक एनी डिफरेंस। बट लेट्स से मैंने कहा नहीं मानना मेरे को पॉलिसी, और मैंने ये थर्ड ले लिया जिसका एंड पॉइंट आगे है। तो आपने किया क्या, एक तो एक पहले वाला इंटरवल जो ले पा रहे थे उसको नहीं ले पाओगे, उसको रिप्लेस करके आपने ये एक आगे वाला ले लिया। एंड अब ओवरऑल बेनिफिट क्या हुआ है? नंबर ऑफ इंटरवल्स इंक्रीज तो हुए नहीं, वो सेम ही रहे अभी तक 5 तक की एज में। मतलब नंबर ऑफ इंटरवल्स पहले यहाँ तक में एक थे और अभी भी एक ही हैं, बट इंस्टेड ऑफ कवरिंग ऑल द एरिया टिल 4, आई हैव कवर्ड एवरीथिंग टिल 5। सो इसके आगे के मैं ले पाऊंगा। मेरे को नए इंटरवल्स तो मिले नहीं, बट मेरा थोड़ा एरिया और एक्स्ट्रा ख़राब हो गया, उसके कारण कुछ और ऐसे इंटरवल आ जाएंगे जिनको मैं अब नहीं ले पाऊंगा। सो मैंने इसको लिया तो मैं ये 4 नहीं ले पाऊंगा, 5 भले ही ले लूँ, 6 नहीं ले पाऊंगा, 7 ले सकता हूँ, 8 नहीं ले पाऊंगा। तो इफ़ यू सी आई वॉज ओनली एबल टू टेक 3 ऑफ द इंटरवल्स। और कोई भी एग्जाम्पल ऐसे बना के देख सकते हैं, उसमें 4 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे कभी भी। सो यू माइट से अगेन कि मैंने इसको आगे एंड पॉइंट वाला ले लिया है, तो उससे ऐसा हो सकता है कि मैं पीछे एंड पॉइंट वाले कुछ ले पाऊँ, क्योंकि इसका एंड पॉइंट आगे है तो स्टार्ट पॉइंट भी आगे ही होगा। सो अगेन दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और ऐसा होता भी है, लेट्स से कि इसका एंड पॉइंट एक्चुअली 3 आगे है। सो उसको लेने के लिए मेरे स्टार्ट पॉइंट पीछे होने चाहिए इसके स्टार्ट पॉइंट से, विच आर अगेन नॉट पॉसिबल क्योंकि मैंने सॉर्ट ही उनको एंड पॉइंट पे किया हुआ है। एंड दैट्स द होल प्रूफ फॉर द पॉलिसी कि आप एंड पॉइंट पे सॉर्ट करो और उसमें सबसे पहले जो है उसको ले लो, फिर उसके बाद उन सारे इंटरवल्स को रिजेक्ट करते जाओ एक एक करके जो ओवरलैपिंग है करंट से। और सबसे पहला ऐसा है जिसका स्टार्ट पॉइंट जो आपने ले लिया है उससे आगे है, दैट मीन्स दैट्स अ नॉन ओवरलैपिंग वन। सो देन पिक दैट वन। यही इन जनरल आइडिया है, लाइक एंड पॉइंट पे सॉर्ट करो और उसमें से कोई सा भी ले लो, इट डजेंट मैटर। देन नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से आप के पास ये दोनों इंटरवल अभी कंसीडर कर रहे हो, इन जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, बाकी आइडिया वही है। तो उसमें अगर आप ये वाला लेते हो सी से बी वाला, तो ये एरिया बचा हुआ है आपके लेने के लिए और इंटरवल आपने अभी भी एक ही सेलेक्ट किया है। और दूसरे वाले केस में जब आप डी टू एच लेते हो तो अभी एक तो पीछे वाला ले नहीं सकते, तो आपने उसको रिप्लेस करके ही ये आगे वाला लिया है। और बेनिफिट तो कुछ हुआ नहीं, नंबर ऑफ इंटरवल्स तो एक से ही इंक्रीज हुए, बट अब आपका जो अवेलेबल एरिया है जिसमें आप इंटरवल्स चेक कर सकते हो वो इट्स एच के आगे है, जो कि ग्रेटर देन बी ही होगा क्योंकि सॉर्टेड वो इंटरवल पे ही है। सो होल आइडिया इज इंटरवल पे सॉर्ट करो तो जो एंड पॉइंट पे सॉर्ट करो तो जो पीछे इंडेक्स में है उसको लेना प्रेफर करेंगे, और उसको लेने के बाद में जितने आगे नहीं ले पाओगे उन सबको स्किप करके जो सबसे पहला आप ले सकते हो नॉन ओवरलैपिंग उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक। सो इफ़ यू टेक दिस बी डी, you cannot take this one but you can take this one, so you can take 2 in general वाले में भी। एंड अगर ये बी डी छोड़ के सी एच ले लिया होता तो ना तो फिर ये बी डी ले पाते ना ई आई ले पाते, एंड दैट इज़ इन जनरल में भी सिर्फ 3, अगर 3 का एग्जांपल देखें सो तब भी बेटर है कि जो पहले ख़त्म हो जाता है उसको सिलेक्ट करना। दिस इज़ द प्रूफ फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन इसका प्रूफ ही डिफ़िकल्ट है, इम्प्लीमेंटेशन तो ईजी है। सो इंटरवल्स उन्होंने दिए हुए हैं, सॉर्ट कर देंगे उनको एंड पॉइंट पे, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया था स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट है 2D एरे में, एंड पॉइंट पे सॉर्ट कर रहे हैं
एंड देन करंट एंडिंग। सो करंट एंडिंग रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ तक का एरिया मैंने कैप्चर कर लिया। जिस इंटरवल को मैं ले लूँगा उसके एंड पॉइंट को मार्क कर दूंगा करंट एंडिंग। सो अब जो भी इंटरवल्स आ रहे हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट इस करंट एंडिंग से पहले है, सो वो ओवरलैप होते हैं एक टेकन इंटरवल के साथ में। सो उन सबको मैं नहीं ले सकता। एक ऐसा इंटरवल आता है जिसका स्टार्ट पॉइंट इज ग्रेटर देन दिस करंट एंड, सो दैट्स अ इंटरवल दैट आई कैन पिक। उसको मैं पिक कर लूँगा, नंबर ऑफ टेकन बढ़ा दूंगा और जो करंट एंड पॉइंट है उसको भी इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि अभी नया वाला जो ले लिया इसका एंड पॉइंट जहाँ है वहाँ तक का एरिया मेरा कवर हो चुका है। पिक्ड रखा हुआ है, जितने नंबर ऑफ इंटरवल्स पिक कर लेंगे उसका काउंटर रखने के लिए। 1 से स्टार्ट करेंगे एंड लेंथ तक आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करते जाएंगे। देन करंट एंड जो है मैंने ऑलरेडी जो फर्स्ट इंटरवल था उसको तो ले ही लिया था, एज अ हमने एग्जांपल में देखा था। देन यस, अगर जो इंटरवल मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ उसका स्टार्ट पॉइंट अभी तक जितना मैंने एरिया कैप्चर कर लिया है उससे आगे है, सो दैट मीन्स अब मैं इस इंटरवल को भी पिक कर सकता हूँ। सो एक तो मैंने उसको पिक्ड में इंक्रीज कर दिया और दूसरा ये कर दिया, क्या कहते हैं, करंट एंड को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि ये जो ith इंटरवल है इसको मैंने अब पिक कर लिया है। जहाँ तक ये है वहाँ तक के और दूसरे में नहीं लूँगा, तो करंट एंडिंग मेरा इसकी एंड पॉइंट हो गई। एंड देन फाइनली उन्होंने ये नहीं पूछा था कि कितने आपको पिक करने हैं, तो मैंने टोटल लेंथ में से जितने पिक कर लिए हैं वो हटा के -1 उसके पहले वाले के लिए करके रिटर्न कर दिया। ओके, लास्ट वाली चीज़ आई थिंक आई रस्ट इट। जितने टोटल मेरे पास इंटरवल्स थे उसमें से मैंने कुछ पिक कर लिए हैं और एक ये सबसे पहला वाला जो पिक किया था वो, ये दोनों हटा के जितनी भी बचेंगे उन सबको मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स उनको हटाने के बाद में जो इंटरवल्स बचेंगे वो नॉन ओवरलैपिंग होंगे, एंड दैट इज़ द फाइनल आंसर दैट वी नीडेड। Fine. Now let's see. Yeah, so this is similar question. Again, इसमें क्वेश्चन है, एक तो थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है अपने से बनाना, दूसरी बात ये स्टैंडर्ड पैटर्न है। सो इफ़ यू नो दिस यू शुड बी एबल टू डू क्वेश्चंस लाइक दिस मोर। कभी भी ऐसा इंटरवल या फिर रेंज का टाइप का क्वेश्चन है उसमें हमेशा कंसिडर करके देख लेना कि क्या एंड पॉइंट पे सॉर्ट करके सॉल्यूशन हो रहा है या नहीं। सो देर आर सम स्फेरिकल बलून tapped onto a flat wall that represent the xy plane. The balloons are represented as 2D integer array points where point size equals to start and x, denoted a balloon whose horizontal diameter is stretched across x start and x end. You do not know the exact y coordinate of the balloon, so height नहीं पता उनकी कितनी ऊपर है वो, और उनकी बैलून है वैसे अगर स्फेरिकल, हाँ स्फेरिकल दिया है तो उनकी वो डायमीटर वर्टिकल वाली भी सेम ही होगी, ओवल होता तो डिफरेंट होती, बट हॉरिजॉन्टल डायमीटर उन्होंने दी है एंड दैट्स द ओनली थिंग वी केयर अबाउट। हमको हॉरिजॉन्टल में क्या है उससे कोई मतलब भी नहीं है। एरो कैन बी शॉट अप डायरेक्शनली वर्टिकली, सो सीधा ऊपर मारेंगे in the positive y direction from different points along the x-axis. A balloon with x start and x end is burst by an arrow shot at x if x start is less than equals to x and end is ग्रेटर देन दैट एक्स वैल्यू। सो जहाँ पे मार रहे हो वहाँ पे वो होना चाहिए बैलून। ऑब्वियसली दिस यू कैन इमेजिन as simple balloons are flying in the air and they will only burst when you shot them directly at them. There is no limit to the number of arrows that you can shot. A short arrow keeps traveling up indefinitely. That means अगर ऊपर मारा है और एक बलून बस्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं, और ऊपर और बलून्स होंगे उनको भी वो बस्ट करते हुए जाएगा, बस्टिंग ऑल द बलून्स इन द पाथ। any balloons, all the balloons, same thing. Given the array points, return the minimum number of arrows that must be shot to burst all the balloons. Yes, again, so greedy question in general ही मेरे को तो डिफ़िकल्ट ही लगते हैं। आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ देम में ऐसा होता है कि सॉल्यूशन देखा हो, पता हो पहले से,
तभी उससे सिमिलर क्वेश्चन हो पाते हैं, और ये इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट डीपीए बैक ट्रैकिंग में फिर भी बहुत सिमिलर पैटर्न हो जाते हैं, बट इसमें उस टाइप का क्वेश्चन अगर देखा हुआ तभी वो हो पाता है। लेट्स सी, इस वाले को देखते हैं, बस्टिंग बलून्स वाला। यस, सो ज़्यादा बलून्स नहीं बनाए। एक तो मैंने बलून्स बनाए नहीं इसके, क्योंकि वो खाली रेंज से मतलब है, हाइट कितनी है उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसे देखते हैं। हाँ, सो यही वाला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यही वाला एग्जांपल देखते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट है उससे जो इंटरवल में लिया था, क्योंकि उस डिफरेंट उसके लिए है। मैंने कैसे सॉल्व किया था इसको मैं बताता हूँ। अगर मेरे को इसको मिनिमाइज करना है ना, तो मैंने इसको एंड पॉइंट पे ही सॉर्ट कर दिया है सारे बलून्स को। देन अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे को मिनिमम एरोज मारने हैं और सारे बलून्स बस्ट करने हैं। सो इमेजिन दिस कि आप ज़ीरो पे खड़े हो और राइट साइड में चलना चालू करते हो, एंड तब तक एक भी एरो फायर नहीं करते जब तक आप जो बलून्स देख रहे हो उनको आगे जाके भी कभी कवर हो जाएंगे, तो यू डोंट फायर एट देम। 0 से 1 पे आए, अभी ऊपर बलून दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, ये 2 और 1 इंडेक्स वाले जो हैं, इन दोनों को मैं फायर कर दूंगा यहाँ से तो बर्स्ट हो जाएंगे। बट आई नो कि आगे भी उनका एक्सटेंशन है, आगे भी दिख रहे हैं, मैं अगर देख रहा हूँ तो फ्यूचर में भी मैं मारूंगा तो चलेगा। एंड दैट्स द ग्रीडी पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन, कि जब तक बिल्कुल एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं हो जाता है एरो को फायर करना, तब तक मैं फायर नहीं करता हूँ। ठीक, 2 पे गए, 3 दिख रहे हैं ऊपर, अभी भी फायर नहीं किया। 3 पे आया, अभी भी नहीं किया। 4 पे आए यहाँ पे। सो अब ऐसा है कि मैं यहाँ पे अगर एरो को फायर नहीं करता हूँ, तो जब मैं आगे 5 पे निकल जाऊंगा तो अब मैं 0 1 को कभी फायर नहीं कर पाऊंगा। 5 से कहीं 15 तक कहीं भी चले जाऊं, कोई भी कितने भी एरो फायर कर लूं, ये 0 और 1 बच ही जाएंगे। एंड वी कैन नॉट हैव दैट, हमको सारे बर्स्ट तो करनी है। सो जैसी एक एंड पॉइंट पे आते हैं वहाँ पे हम एरो फायर कर देते हैं। सो यहाँ पे मैंने 4 पे फायर किया, उससे जिस जिसका एंड पॉइंट है वो सारे तो बस्ट हो ही जाएंगे, प्लस कुछ एडिशनल भी हो जाएंगे। और वो हमें पता कैसे चलेगा, मैं जो अपना एंड पॉइंट पे सॉर्ट किया है उसी से एक एक करके ट्रेड करूंगा, और जिनका स्टार्ट पॉइंट अभी जो करंट फायर किया उससे पीछे था वो सारे भी बस्ट हो जाएंगे। राइट, सो 0 1 एंड 2 पे आके चेक करेंगे कि उसका जो स्टार्ट पॉइंट है, इज इट बिफोर 4, इट इज़ बिफोर 4, सो इट विल गेट बस्टेड। एंड सिमिलरली 3 वाला जो है, इसका भी स्टार्ट पॉइंट 4 से पहले है, सो इट इज़ ऑल्सो बस्टेड। फिर हम जब 4 पे आएंगे, सो इसका स्टार्ट पॉइंट इज एक्चुअली इक्वल्स टू द लास्ट फायर्ड बलून, सो इट विल ऑल्सो बी बस्टेड। एंड दिस इज हाउ वी इटरेट ओवर ऑल द एलिमेंट्स। एंड देन फिर 5 पे आएंगे, क्या इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो पिछले जो फायर किए थे बलून उससे बराबर या पीछे है, तो इसीलिए ये 4 वाला इसलिए बस्ट हो गया क्योंकि जो उसका स्टार्ट पॉइंट था वो जस्ट टच कर रहा था जहाँ 4 पे फायर किया है, सो इट वाज ऑल्सो बस्टेड। अब 5 पे आएंगे, सो इट्स नॉट बस्टेड। सो अगेन फिर मैं वहीं इसके स्टार्टिंग पॉइंट से चलना चालू कर दूंगा राइट में, तब तक चलता रहूँगा जब तक मेरा एब्सोल्यूट नेसेसरी नहीं हो जाता, तो इसके एंड पॉइंट पे ही जाके फायर करूँगा। चलने का मतलब मैंने जस्ट इसलिए बताया था कि आप लेफ्ट टू राइट चलो, बट सारे इंडेक्स पे एक एक करके ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले एंड पॉइंट जिसका ख़त्म होता है उस पर जाओ और उसके सीधे एंड पॉइंट पे फायर कर दो, और उससे जितने और कैप्चर हो जाते हैं वो सब भी कैप्चर हो जाएंगे। उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले पे जाएंगे जिसका एंड पॉइंट अब नेक्स्ट आता है और वो अभी तक कैप्चर नहीं हुआ है, तो 5 वाले पे आएंगे, इसके डायरेक्ट एंड पॉइंट पे फायर कर देंगे 9 पे। इसके कारण जितने और कैप्चर हो जाएंगे 6 को देखेंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट जो है वो लास्ट जो फायर एरो किया था उससे पहले, सो इट्स कैप्चर्ड, इट्स गॉन, वी डोंट नीड टू फायर एट 12। फिर 7 पे जाएंगे, इसका स्टार्ट पॉइंट 9 से आगे है, सो इट्स नॉट बस्टेड येट, सो 14 पे फायर कर देंगे। 14 पे फायर करेंगे तो ये खुद हो जाएगा, प्लस 8 पे आके देखेंगे 13 इज बिफोर 14, और अगर 14 पे भी होता तो भी 8 इज ऑल्सो बस्टेड। कहाँ कहाँ फायर करना पड़ा, एक 4 पे किया, एक 9 पे किया और एक 14 पे किया, तो 3 एरो फायर करके यू कैन बस्ट ऑल ऑफ दिस बलून। एंड दिस इज द ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर दिस क्वेश्चन। एंड पॉइंट को सॉर्ट करेंगे, सो यस, सो इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, एरे के फॉर्म में दिए थे, मैंने क्लास बना ली, ऑलवेज बेटर टू मेक इट फॉर मोर रीडेबिलिटी।
अब हम हमारी एल्गो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो इन्होंने पॉइंट्स इनपुट 2D एरे के फॉर्म में दिए थे, उसकी मैंने स्ट्रीम बनाई एंड उसको पॉइंट्स क्लास में कन्वर्ट करने के लिए उसको मैप कर दिया। एक जो एरे होगा जो 2 साइज़ का होगा, उसमें दो चीज़ें होंगी, ए ऑफ 0 पे होगा स्टार्ट, ए ऑफ 1 पे होगा उसका एंड पॉइंट। और वही मैंने यहाँ पे जो नया पॉइंट बनाया उस कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। एंड देन सेकेंड चीज़ जो हमने बोली थी उनको सॉर्ट कर देंगे एंड पॉइंट पे। सो ए डॉट एंड कंपेयर टू बी डॉट एंड। वन स्पेशल थिंग यहाँ पे आई थिंक हमने अगर कभी पहले डिस्कस ना करी हो, सो हमेशा हम जब हमारा कंपरेटर लिखते हैं और उसको सॉर्ट करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ए माइनस बी लिखते हैं। बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है ना कुछ केसेस में, जैसे इस केस में है जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है ये इंटीजर की मैक्सिमम रेंज पे है, और उसमें अगर मैं ए लेट से सबसे छोटा नंबर है -2 पावर 31 और बी सबसे बड़ा नंबर है 2 पावर 31 प्लस वाला, तो इन दोनों का माइनस माइनस साइन है, सो दे विल बिकम 2 पावर 32 विच इज़ आउट ऑफ रेंज फॉर द इंटीजर। एंड कंपरेटर में हमको वो चाहिए भी नहीं होता है कि उनका एक्चुअल डिफरेंस कितना है, हमको खाली ये चाहिए होता है कौन सा बड़ा है। सो इसीलिए एक इनबिल्ट मेथड होती है इंटीजर क्लास की, जो ये वाला प्रिमिटिव टाइप इंटीजर नहीं, उसको मैंने यहाँ पे अब रेंज में कन्वर्ट किया है जब, तो यहाँ पे मैंने ये इंटीजर क्लास ली हुई है। इसके अंदर एक मेथड होती है कंपेयर टू, जिसको हम अपने कंपरेटर में पास कर देंगे, सो इट विल करेक्टली सॉर्ट फॉर मी। और मैंने एंड पॉइंट पे किया है, एंड पॉइंट को दूसरे वाले के एंड पॉइंट से कंपेयर कर देंगे तो एंड पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगे सारे पॉइंट्स के जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं। उसको वापस कन्वर्ट कर दिया एरे में, और जो पॉइंट्स है उसके एरे टाइप में बनाने हैं मेरे को, तो उसके न्यू को कॉल करके वी कैन कन्वर्ट इट टू द एरे ऑफ पॉइंट्स। अब ये सब बनाने के बाद में उसको पास किया अपनी एल्गोरिथम चलाने के लिए, जो हम वही लेफ्ट से राइट चलना स्टार्ट कर रहे थे। इतनी गारंटी है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये एक तो ये क्लास वाले फॉर्मेट में हैं और सॉर्टेड हैं एंड पॉइंट पे। अब देखते हैं ये गेट मिनिमम एरो जो मेथड है वो कैसे वर्क करती है। करंट एंड पॉइंट अगेन स्टार्ट जहाँ करेंगे उसमें एक एरो सबसे पहले वाला जो बलून है उसके एंड पॉइंट पे फायर कर दिया। ये जो एंड पॉइंट है ये सबसे पहला एंड पॉइंट है, क्योंकि एंड पॉइंट पे ही सॉर्टेड है, वहाँ पे तो एक फायर करना ही होगा। सो एरो को इनिशियलाइज ही 1 से किया, और ये भी देख लिया कि ये इस पॉइंट पे फायर किया तो यहाँ तक का एरिया कवर है। कोई भी बैलून जिसका स्टार्ट पॉइंट इससे पहले है वो भी कवर हो चुका होगा, वो बर्स्ट हो चुका होगा, क्योंकि एंड पॉइंट तो उसका इसके बाद में ही होगा क्योंकि एंड पॉइंट पे ही सॉर्टेड है। अब 0 से लेके फुल पॉइंट डॉट लेंथ तक सारे बलून्स को एक एक करके कंसिडर करेंगे। जिसका स्टार्ट पॉइंट अभी करेंट एंड से बड़ा है, मतलब अब वो नया बैलून आ चुका है। अगर वो छोटा है दैट मीन्स वो तो बर्स्ट हो चुका है, बट अगर वो बड़ा है सो दिस इज अ न्यू बैलून विच इज़ नॉट कवर्ड बाय द प्रीवियस एरो। सो दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो नया एरो फायर करना पड़ेगा, और वो फायर करेंगे जो नया बैलून आया है, जो पॉइंट आई डॉट स्टार्ट जिसका बड़ा है करंट एंड से, इस वाले के एंड पॉइंट पे, इसके एंड पॉइंट पे एरो फायर करना, मतलब करंट एंड जो एरिया जहां तक आपने कवर कर लिया है वो अपडेट हो जाएगा, करंट एंड अपडेट हो जाएगा जिस बैलून को फायर किया उसके एंड पॉइंट पे, उसके एंड पॉइंट पे एरो फायर करेंगे। सो ये वाला जो बैलून है वो तो बस्ट हो ही जाएगा, प्लस इटरेट करके जब आगे जाते जाएंगे तो उसमें और जो भी बलून्स आएंगे जिनका स्टार्ट पॉइंट इस करंट एंड से छोटा होगा, सो वो भी बस्ट हो चुके होंगे। सो सेम व्हाट वी सॉ इन द एग्जांपल कि एंड पॉइंट पे जाके फायर करो, और जितने कवर हो जाते हैं एंड पॉइंट पे सॉर्टेड उन सबको डन कर दो। अगेन एक नया आता है, अगेन उसके एंड पॉइंट पे जाके फायर करो, फिर उसके आगे जो सॉर्टेड ऑर्डर है उसमें देखते जाओ कि जो जो कवर होते जाते हैं उनको स्किप कर दो। फिर वही नया एक आएगा जिसको स्टार्ट पॉइंट पिछले वाले के एरो से आगे होगा, तो उस पर फिर उसके एंड पॉइंट पे फायर करना पड़ेगा। This is the greedy approach, very difficult to come up by yourself at the first go, but remember, try to find जो इंटरवल के क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के होते हैं कि कैलेंडर में कुछ शेड्यूल्ड हैं आपकी एक्स टू वाई डेट, या एक रेंज दी हुई है, मल्टीपल रेंजेस दी हुई हैं, उसमें से एक पॉइंट से लेके मिनिमम पॉइंट्स ऐड करने हैं कि सारी कवर हो जाएं, या फिर एक ऐसा बलून वाला तो एक ही है शायद क्वेश्चन, ट्रेन्स का हो सकता है कि आई पे आएगी जे पे चली जाएगी, तो कौन से टाइम पे मैं जाऊँ कि मेरे को मैक्सिमम ट्रेन्स देखने मिले, थिंग्स लाइक दैट। तो उसमें
वन ऑफ द सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप एंड पॉइंट पे सॉर्ट करके देख लो. दैट्स द होल आइडिया फॉर टुडेज क्लास, ग्रीडी इन द इंटरवल में. ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं. राइट, सो ये वाला थोड़ा है ईजियर है पिछले वालों से. गिवन द अराइवल ARR एंड डिपार्चर DEP टाइम्स ऑफ द ट्रेन्स ऑन द सेम डे, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म नीडेड सो दैट नो train waits. A platform cannot serve two trains at the same time. If trains arrive before another's departs, an extra platform is required, obviously. The time intervals are in the 24-hour format, where the first two character represent hour between 00 and 23, and last two character represent minutes. This will be less than equals to 59 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. सो 0 से लेके 59 तक में मिनट्स होंगे, वो एक इंक्रीज होगा तो आवर इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेड ऑफ minutes being 60. Leading zeros of hours less than 10 are optional. Example, it could be 0900 is same as 900, so they can give in both format. You have to take care of both of them. I think so. नहीं भी होता है अगर सब में दिया हुआ है, लीडिंग ज़ीरो भी दिए हुए हैं, सो हम उसको भी हैंडल कर लेंगे. इन जनरल तो जो रिक्वायरमेंट आती है, लेट से अगर एक्चुअल प्लेटफॉर्म से रिक्वायरमेंट आई है, उसमें कुछ भी हो सकता है. 0900 भी हो सकता है, 900 होता है. ऑलवेज बेटर टू हैंडल बोथ ऑफ देम. ठीक है, लेट्स सी. इस क्वेश्चन के वैसे मल्टीपल वेज हो सकते हैं सॉल्व करने के. वील जस्ट सी वन ऑफ देम. राइट, सो मैंने एक क्लास बनाई है, दो क्लास बनाई है सिंपल डेटा को एज डेटा ट्रीट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ एरे या कुछ उटपटांग या दो एरे पास करना. उन सबसे बेटर है कि क्लास बना लो और मोस्ट रीडेबल लिखो. सो एक ट्रेन की डिटेल क्या है कि किस टाइम पे वो आई या गई, और उसको मैं ऐसे स्टोर करके रखना चाहता हूँ कि अबाउट वन ट्रेन उसके दो इवेंट हो सकते हैं प्लेटफॉर्म पे. एक टाइम पे जब वो आएगी, एक दूसरा टाइम होगा जब वो चली जाएगी. सो इसलिए मैंने रखा है टाइम एंड एक्शन. एक्शन कैन बी टू थिंग, अराइवल और डिपार्चर. ठीक, इस तरह से मैं अपना डेटा स्टोर कर रखूँगा. एंड दिस इज़ द स्टोरेज ऑफ डेटा. मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन डिसाइड योर ओन डेटा मॉडल. जो आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, हमेशा उसके लिए बेस्ट जो भी स्टोरेज करने का मॉडलिंग हो, उसको सिलेक्ट करना चाहिए. इस केस में ये सबसे बेस्ट था, इसलिए इसको ऐसे किया. नॉट दैट इन जनरल यही सबसे बेस्ट रहता है. गिवन ऑन द रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिसाइड कि किस तरह से उसको स्टोर करना है. अब ये तो डेटा स्टोर का हो गया. सॉल्यूशन पे चलने से पहले हम देखते हैं इमेजिन करके कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो इमेजिन यू आर स्टेशन मास्टर एंड यू आर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, लेट्स से ट्रेन स्टेशन, एंड यू हैव टू डिसाइड द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स दिन भर में कितने होंगे. अगर आपको नहीं पता कितनी ट्रेन्स आएंगी, तब तो हम डिसाइड नहीं कर सकते. बट रियल लाइफ में भी स्टेशन मास्टर को पहले से पता होता है कि कितनी ट्रेन्स आएंगी. सो अनलाइक जो ट्रैफिक लाइट होती हैं स्ट्रीट पे, उसमें नहीं पता होता कितनी नंबर्स ऑफ कार्स आएंगी, तो वो एस्टिमेटेड रहता है. बट ट्रेन्स का पता रहता है कि कितनी आएंगी, किस टाइम पे आएगी और किस टाइम पे चली जाएगी. एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर दी है, सो यू कैन डिसाइड कि कितने प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी. कैसे डिसाइड करेंगे इसको? इन द मॉर्निंग यू इमेजिन कि आप स्टेशन पे खड़े हैं. एक ट्रेन आती है, दो आती हैं, तीन आती हैं. जितनी भी आती जाती हैं उतने नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स तो रिक्वायर पड़ेंगे ही. लेट्स से फिर फोर्थ आई, फिफ्थ आई, सेकेंड वाली चली गई, तो अभी मेरे को स्टिल पाँच की ज़रूरत है, क्योंकि एक टाइम था जब पाँच आई हुई थी. फिर दूसरी वाली चली गई, फिर उसके बाद छः और सात आ गई. तो इस टाइम पे मेरे पास कितनी ट्रेन है एग्जैक्टली? सात नंबर तक है, बट एक जा चुकी है, तो टोटल छः हैं, तो छः प्लेटफॉर्म लगेंगे.
सो जस्ट कीप डूइंग दैट। जब एक ट्रेन आती है तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म को इंक्रीज कर दो, और जब एक चली जाती है तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेन्स को डिक्रीज कर दो। एंड पूरे डे में हर मिनट पे ये जब हम करते जाएंगे, तो किसी भी पॉइंट पे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स थी, उतने टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स मेरे को लगेंगे, और इसी को मैं सिमुलेट करके देखूंगा कि मैं हर ट्रेन का स्टार्टिंग सॉरी अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम को टाइमलाइन पे सॉर्ट कर दूंगा। सो मैं 00 से लेके 2400 तक की एक टाइमलाइन बनाऊंगा, और उन पे प्लेस कर दूंगा हर ट्रेन का अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। फिर लेफ्ट से राइट एक एक करके ट्रेड करूंगा। जिस भी पॉइंट पे जितनी भी नंबर ऑफ ट्रेन्स का अराइवल होता है उस पे मैं प्लेटफॉर्म प्लस करता जाऊंगा, और जितनी का डिपार्चर होता है उनको सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो जिस भी मोमेंट पे जितने भी नंबर ऑफ ट्रेन्स वहाँ पे अवेलेबल होंगी उतने मेरे को प्लेटफॉर्म चाहिए, और ऐसे पूरे डे में जिस भी मोमेंट पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रेन्स होंगी उतने टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मेरे को चाहिए पड़ेंगे। ये मेरा आइडिया है। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन से आई होप थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने मेरे को अराइवल और डिपार्चर टाइम दिया है। सबसे पहला काम मैं करता हूँ कि गिवन दैट कन्वर्ट इट टू द डेटा मॉडल दैट आई वांट। अराइवल डिपार्चर टाइम दे के गेट ट्रेन डिटेल्स मेथड टू कॉल किया, एंड दिस विल जस्ट रिटर्न द ट्रेन डिटेल्स टू मी इन अ लिस्ट फॉर्मेट। लेट्स सी कि कैसे बनाया है। एम्प्टी लिस्ट को इनिशलाइज किया ट्रेन डिटेल की, देन उसके अंदर सारी ऐड कर दी अराइवल वाली एंट्रीज पहले, तो उसके लिए स्ट्रीम करा अराइवल वाली एंट्रीज को, एंड देन फॉर वन एंट्री एक नया ट्रेन डिटेल बनाया जिसमें टाइम होगा ए, क्योंकि ये अराइवल जो है ये टाइम है अराइवल का, और एक्शन होगा अराइवल का। ऑब्वियसली अराइवल के टाइम के साथ में अटैच किया है अराइवल का एक्शन, एंड देन फाइनली इसको कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। और इस सब को जो कन्वर्ट करके उसको ट्रेन डिटेल बनाई है उसको ऐड कर दिया ये ट्रेन डिटेल्स में। सिमिलरली डिपार्चर टाइम को भी ऐड कर दिया कन्वर्ट करके ट्रेन डिटेल में, एंड देन उसकी बनाई लिस्ट और उसको ऐड कर दिया ट्रेन डिटेल्स में। यहाँ पे बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर टाइम अटैच हो गए हैं। आई डोंट केयर अबाउट कि कौन सा किसका अराइवल है और कौन सा किसका डिपार्चर है। जब मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ ओनली थिंग आई केयर अबाउट, एक ट्रेन आई एक चली गई, या दो आई दो चली गई, मेरे को टोटल नंबर से मतलब है, कौन सी आई कौन सी गई उससे मतलब नहीं है। जितनी आती हैं उतनी मैं प्लस कर दूंगा, जितनी चली गई उनको माइनस कर दूंगा। एक टाइम पे मैक्सिमम जितना होगा वो मेरे रिक्वायर्ड प्लेटफॉर्म होंगे। बट जो मैंने मिक्सचर बनाया था अपने अराइवल और डिपार्चर टाइम का उसको मैंने टाइम पे सॉर्ट कर दिया। अब इस पॉइंट पे जो ट्रेन डिटेल्स हैं वो टाइम पे सॉर्टेड हैं, और उनके साथ में उनका अटैच्ड है एक्शन की वो ट्रेन आई है या गई है। ठीक, एंड नाउ गिवन दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रेन डिटेल आई विल सी कि मैं नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म कैसे फाइंड कर सकता हूँ। इसको मैंने मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मेथड में पास किया लिस्ट ऑफ ट्रेन डिटेल को, एंड देन उसमें आंसर इज टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म एंड करंट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म। हर मोमेंट पे मैं ट्रेड करके देखता जा रहा हूँ। अब मेरे को यहाँ पे 00 से लेके 2400 तक ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। जिस जिस टाइम स्टैम्प पे कोई इवेंट होगा सिर्फ उस पे जाना है, क्योंकि कोई ट्रेन आए या जाए उसी टाइम इंस्टेंस पे मेरे को इंक्रीज या डिक्रीज करना है। बाकी जिस पे ना तो कोई अराइवल है ना डिपार्चर है वहाँ तो कोई चेंज होगा ही नहीं, जितनी ट्रेन है उतनी खड़ी रहेंगी। इसीलिए मैंने इटरेट किया जो मेरे सारे इवेंट्स थे। ट्रेन डिटेल के अंदर सारे इवेंट्स हैं उन सब पे मैंने एक एक करके इटरेट किया। देन I fetch that action. If that action is arrival, that means there is a new train, so increase the total number of प्लेटफॉर्म जिनकी रिक्वायरमेंट है। अगर वो अराइवल नहीं है तो दैट मीन्स इट्स अ डिपार्चर, सो जस्ट डिक्रीज इट। एंड देन हर सेकंड पे ये जो इटरेशन हो रहा है ये हर टाइम इवेंट पे हो रहा है, लाइक इवेंट फुल टाइम पे हो रहा है। कुछ इवेंट हुआ या तो ट्रेन आई या चली गई, तो जब ट्रेन आई तो करंट प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो सकता है हुए हों, गई होगी तो डिक्रीज हुए होंगे, बट जब आई हैं तब इंक्रीज ही हुए होंगे। अब जितने हो गए ना उसको मैं एक
मैक्सिमम के साथ में मेंटेन करते चल रहा हूँ कि जिस भी पॉइंट पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म मैक्सिमम थे वो फाइनल आंसर में रहेगा, एंड दैट इज़ माय फाइनल आंसर कि मेरे को इतने प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे, क्योंकि दिन में जब पीक टाइम था उस टाइम पे 10 प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट थी, एंड दैट्स ऑल आई वांट। बाकी टाइम पे कम थी, तो कम इज़ फाइन, बट मैक्सिमम वाले टाइम पे कम नहीं पड़ने चाहिए प्लेटफॉर्म्स, मतलब जितनी ट्रेन्स थी उससे बराबर या ज़्यादा ही होने चाहिए, पीक वाले टाइम पे उसके बराबर ही होंगे। सो दिस इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म आई रिक्वायर इन द आंसर। इसको आई थिंक मैं बेटर नेम दे सकता हूँ, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स, बस इतना काफ़ी है आंसर की जगह, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स। So this is the final solution for this question. This is less like greedy, more like simulation. What they are saying, we are just doing it. There's one more question which we have seen previously, so I'll just go briefly on it. ये हीप जो होता है प्रायोरिटी क्यू, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं दे आर ग्रीडी अप्रोच। सो फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है दैट गिवन एन एरे ऑफ रोप्स लेंथ कनेक्ट ऑल रोप्स इनटू अ सिंगल रोप विद द minimum total cost, the cost of connecting two ropes in is the sum of their length। तो ये लास्ट टाइम जब हमने देखा था इसका डेरिवेशन किया था कि अगर दो तीन रोप्स हैं उनका क्या क्या ऑर्डर हो सकता है, ए बी सी लेंथ की हैं। सो आई विल जस्ट कनेक्ट रोप्स वाला क्वेश्चन ओपन करता हूँ। दैट टाइम वी सॉ इट बिकॉज इट वॉज फ्रॉम द हीप, बट वाई हीप वर्क्स हेयर इज एक्चुअली द ग्रीडी सॉल्यूशन। सो मेरे पास तीन एक्स वाई जेड रोप थी, तीन ऑप्शंस मैंने एक एक करके कंसिडर किए थे, जिसमें मैं पहले केस वन में एक्स वाई को कनेक्ट कर देता हूँ जो छोटी वाली दोनों हैं, और जेड को छोड़ दिया। टोटल कॉस्ट कनेक्ट करने की लगी एक्स प्लस वाई, स्टेप टू में तीनों को कर दिया, इस स्टेप में लगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज 2x 2y एंड जेड, क्योंकि एक्स वाई पहले स्टेप में कनेक्ट करनी थी तो उनकी कॉस्ट दो बार लगेगी। दूसरा केस हो सकता है एक्स जेड को कर दिया, वाई को छोड़ दिया, तो आई विल गो फास्टर नाउ। इस स्टेप में 2x y एंड 2z लगी, y क्यों, क्योंकि पहले स्टेप में छोड़ दिया था। एंड तीसरे केस में y z को पहले कनेक्ट कर दिया, x को छोड़ दिया। सो फाइनली इसमें कॉस्ट लगेगी x प्लस 2y प्लस 2z। So this is again a greedy approach for solving a question that you consider three option, and जो भी इसमें बेस्ट होता है तो उसको एज अ पहला स्टेप कंसीडर करते हैं। हीप के क्वेश्चन लॉट ऑफ टाइम दे आर ग्रीडी। अगर ग्रीडी अप्रोच से आपने ये पता किया है कि मिनिमम या मैक्सिमम वाला सबसे पहले निकालना है, हीप इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ गेटिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। एज वी हैव सीन उसके पीक पे जो वैल्यू रहती है वही मिनिमम या मैक्सिमम होती है। और इंसर्शन एंड डिलीशन नहीं, डिलीशन ऑफ मिनिमम, दैट इज़ पॉपिंग द नंबर, ऑर्डर लॉग एन होता है, इसीलिए हीप उस केस में बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रीडी के बहुत सारे क्वेश्चन हीप के होते हैं। ये वाला हमने वैसे देखा था, इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है। इन सब में से एक्स वाई जेड तो कैंसिल हो गया, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड बचे। अब इनको कंपेयर अगर करें तो एक्स प्लस वाई सबसे छोटा होगा। कैसे, लेट्स से पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस जेड को। एक्स कैंसिल हो गया, हमको पता है वाई छोटा है जेड से, तो अगेन ये वाला छोटा है। एंड इन दोनों को कंपेयर करें, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड में से जेड कैंसिल हो गया। वी ऑल्सो नो कि एक्स इज लेस देन वाई, सो केस 2 इज लेस देन केस 3, केस 1 इज लेस देन केस 2, सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर। एंड सिंस दिस इज द फाइनल ऑर्डर, जो केस 1 था जिसमें हमने सबसे छोटे वाले को पहले कनेक्ट किया था वो ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। तो फाइनली हमारा पॉलिसी ये निकल के आई थी कि सबसे छोटे वाली रोप्स को पहले कनेक्ट कर दो। सो दिस इज़ द अदर अप्रोच विच आई वाज टेलिंग कि पॉलिसी बनाओ और उसको अनलाइक पिछले वाला जो हमने सॉल्यूशन देखा था जिसमें पॉलिसी में फाइनल आंसर बना के उसमें किसी एक चीज़ को रिप्लेस करके देखते थे, यहाँ पे हम तीन पॉलिसीज बना के उनको कंपेयर करके देख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वुड बी अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर द ग्रीडी सॉल्यूशन, प्रूफ ऑफ करेक्टनेस।
Yeah, I think this should be good. Try to do few more question on greedy. उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि greedy का क्वेश्चन आएगा तो बन ही जाएगा, but let's see. One last hint is कि अगर कुछ भी नहीं बन रहा है, डीपी, बैक ट्रैकिंग, स्टेट स्पेस सर्च, बाइनरी सर्च, तो ग्रीडी लगा के तब देख सकते हैं। उसमें फिर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट देना डिफिकल्ट होगा, बट होते तो हैं ग्रीडी के क्वेश्चन हमेशा।